नरेंद्र सिंह। आज इस हिंदी ग्रामर क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी ग्रामर का पहला पाठ भाषा, लिपि और वर्तनी पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है भाषा। भाषा का अर्थ है बोलना। भाषा क्या है? भाषा भाव और विचारों को प्रकट करने का एक साधन है। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन से हम अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा के भेद, भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। मोबाइल में बातचीत करना, किसी अध्यापक के द्वारा कक्षा में पढ़ाना, भाषण देना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा कहलाती है। परीक्षा में हम उत्तर पुस्तिका में अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। न्यूज़पेपर में लिखे हुए विषय को हम पढ़कर हम संपादक के विचारों को जानते हैं और समझते हैं। पत्र लिखना, समाचार पत्र छापना आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तीसरा है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक, इस दुनिया में जो मूक बधिर होते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वे संकेतों के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को बताते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही संकेत के माध्यम से वाहनों को रुकने और आने और जाने का संकेत देता है। तो इस प्रकार भाव और विचारों को विभिन्न संकेतों के माध्यम से प्रकट करना सांकेतिक भाषा कहलाती है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी का संकेत देकर रेल को चलने का संदेश देता है। बस का कंडक्टर सीटी बजाकर बस को रुकने या चलने का संकेत देता है। रोड पर जब हम चलते हैं तो विभिन्न प्रकार की पट्टियां होती हैं जो ये संकेत देती हैं कि हमें किस जगह पर और कैसे चलना है। इस प्रकार संकेतों के माध्यम से जब हम विचार प्रकट करते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। भाषा के और भी विभिन्न रूप हैं। संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी भाषा, रूसी भाषा, चीनी भाषा, ऐसे अनेक प्रकार की भाषाएं संसार में बोली जाती हैं। हमारे देश में भाषा के और रूप हैं, जैसे मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, प्रादेशिक भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा। इसमें सबसे पहले हम बता रहे हैं मातृभाषा। जिस भाषा को बच्चा अपने परिवार में माता पिता से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। मान लो कोई उड़िया परिवार का बच्चा है तो अपने माँ बाप से उड़िया भाषा सीखता है। उसी प्रकार दूसरा है राष्ट्रभाषा। जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र में बोली, पढ़ी और समझी जाती है वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। जो भाषा संपूर्ण राष्ट्र में, देश में सभी लोगों के द्वारा बोली, पढ़ी, समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है क्योंकि हिंदी भाषा को संपूर्ण भारत में सभी लोग बोलते हैं और समझते हैं, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 को
हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है। और हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषा को राजभाषा, सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। इसके बाद है प्रादेशिक भाषा। जो भाषा किसी प्रदेश में लोगों के द्वारा बोली, पढ़ी और समझी जाती है वह प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे उड़ीसा में उड़िया भाषा हमारी प्रादेशिक भाषा है, क्योंकि उड़ीसा के लोग उड़िया भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उड़िया यहाँ की प्रादेशिक भाषा है, स्टेट लैंग्वेज कहलाती है। अब इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जो भाषा संपूर्ण विश्व में, सारे संसार में बोली, पढ़ी और समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। अंग्रेजी संपूर्ण संसार की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्योंकि संसार के अधिकांश लोग इस भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इसके बाद है लिपि का अर्थ होता है लिखने का तरीका। किस संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं और सभी भाषाओं को लिखने का अपना अलग अलग तरीका है। इसी लिखने की विधि को, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भारत में हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है। पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखा जाता है। अरबी और उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है। इस प्रकार अलग अलग लिपियों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। संस्कृत, मराठी भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब इसके बाद आता है वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वह वर्ण कहलाता है। जैसे अ, आ, ई आदि। वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला में 52 अक्षर है। अनार के अ से लेकर औरत का औ तक स्वर कहलाता है। कलम से क से लेकर हल का ह तक व्यंजन कहलाता है। वर्णों के भेद। वर्ण के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर, सबसे पहले है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुख से बाहर निकल जाती है, वे स्वर कहलाते हैं। फिर से हम दोहरा रहे हैं। जिन वर्णों को बोलते समय बिना किसी रुकावट के हवा मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ। स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ और ऋषिकारी, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ, ई, उ, ए, ओ,
औ। इस प्रकार यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। हिंदी में कलम के क से लेके हल के ह तक जो वर्ण हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। व्यंजन में व्यंजनों के उच्चारण में अ ध्वनि स्वर में छिपी हुई होती है। जैसे क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग, घ प्लस अ घ। इस प्रकार ये व्यंजन है। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जैसे कि इसका मतलब शीर्षक है संयुक्त व्यंजन, माने जोड़ा हुआ। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के योग से जो योग से बनने वाले शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से योग से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे प्लस र, ये हो जाएगा त। ये एक व्यंजन है त, र एक व्यंजन है, दोनों को मिला देने से त्र। तो ये त्र जो है वो संयुक्त व्यंजन होता है। उसी प्रकार ज प्लस इया, ये होगा य। यहाँ ज और इया दो अलग अलग व्यंजन है, दोनों को मिला देने पर वह नया संयुक्त व्यंजन बना ज्ञानी का ज्ञ। उसी प्रकार स प्लस र, ये हो जाएगा श्र। ये श्र नया व्यंजन बना। इस प्रकार क प्लस श, ये हो जाएगा क्षत्रिय कक्ष। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग व्यंजन हैं और दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बना है जो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। हिंदी में इस प्रकार के नए व्यंजन बने हैं। इसके बाद हम आपको अनुस्वार के बारे में कुछ बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अनुस्वार, इसको बिंदु भी कहते हैं। इसे बिंदु भी कहते हैं। इस के उच्चारण में हवा नाक से बाहर निकलती है। इस बिंदु के उच्चारण से, उच्चारण जब हम करते हैं तो नाक से हवा बाहर निकलती है, तब इस व्यंजन का उच्चारण होता है। और ये पंचम वर्ण, हिंदी में पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण को पहले समझिए। पंचम वर्ण, पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण में देखिए क्या क्या चीज पंचम वर्ण के अंतर्गत आती है। अंग, ञ, ण, न, म, न, म, ये पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये अंग, ञ, ण, न और म, हिंदी में इन्हें पंचम वर्ण कहा जाता है। जब स्वर रहित
जब स्वर रहित पंचम वर्ण के बाद किसी वर्ग का कोई दूसरा व्यंजन आता है, वहां अनुस्वार या बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंग, र के ऊपर बिंदु का प्रयोग हुआ है रंग। चंचल, चंचल। और इसके बाद एक और उदाहरण बताते हैं, मंदिर। यहाँ र के ऊपर बिंदु का प्रयोग है, च के ऊपर बिंदु का प्रयोग है और म के ऊपर बिंदु का प्रयोग है। और ये तीनों उदाहरणों में पंचम स्वर के वर्ण आए। इस प्रकार ये अनुस्वार कहलाता है। दूसरा बता रहे अनुनासिक। इसको हिंदी में चंद्र बिंदु कहते हैं। हिंदी में इसे चंद्र बिंदु कहा जाता है। जब बोलते समय मुंह और नाक से हवा बाहर निकलती है, वहां चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां, वहां, हंसना, दांत, पांच। तो यहाँ वहां, हंसना, दांत, पांच, इन जगहों में, इन शब्दों में हम चंद्र बिंदु का प्रयोग किए हैं और इसे हिंदी साहित्य में अनुनासिक कहा गया है। और इसके बाद अंतिम है विसर्ग। विसर्ग, इसका संकेत चिन्ह है। विसर्ग का प्रयोग हल्का ह के रूप में किया जाता है। हल्के रूप में ह का प्रयोग किया जाता है और ये प्राय संस्कृत के शब्दों में, तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे प्रातः, अतः, फलतः। और ये सब में अंतिम में ही लगता है। दो बिंदु आते हैं इसमें, एक बिंदु ऊपर लगाया जाता है, दूसरा बिंदु नीचे लगाया जाता है। तो इस प्रकार ये विसर्ग कहलाते हैं और इनका प्रयोग बहुत कम होता है और संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही प्राय इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं संयुक्ताक्षर। इसका पहले उदाहरण हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के बाद आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ग्वाला, बच्चा, इन उदाहरणों में देखो, पहला प जो है उसको आधा रूप में लिखा है। प के बाद जो यहाँ साधारणतः खाई, खड़ी पाई, इसको खड़ी पाई ये जो लगाई जाती है, प जैसे लिखा जाए। प में ये जो लिखा जाता है
ये जो है, ये जो लगा है इसको खड़ी इसको समझोगे तब आपको समझ एक शब्द को शब्द का मीनिंग समझिए थोड़ा सा। खड़ी पाई, ये जो पा में ये लगा है इसको खड़ी पाई। तो जब किसी शब्द में है इस प्रकार खड़ी पाई को हटाया, देखो यहाँ पर पा था आधा प कर दिया गया, यहाँ ग पूरा था, इसको ये खड़ी पाई हटाया आधा ग बन गया। ये यहाँ पर पूरा च था तो इसको इसका खड़ी पाई को हटा दिया, आधा च बन गया। ये इस प्रकार पूरे शब्दों में जो इसके बाजू में खड़ी पाई लगी होती है उसको हटा दिया जाता है, तो वो संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। तो ये प में या मिलाया गया है, ग में वा मिलाया गया है, च में च मिलाया गया है। तो इस प्रकार जिन वर्णों के अंत में खड़ी पाई है संयुक्त साचा बनाते समय उस खड़ी पाई को हटा दिया जाता है, तो वो संयुक्त अक्षर बन जाते हैं। जैसे प्यासा, यहाँ पर प, ग्वाला में ग, बच्चा में च, संयुक्त अक्षर के रूप में आए। उसी प्रकार पत्ता, इसमें देखिए ये जो द है ये इस बार का जो खड़ी पाई उसको हटा दिया गया और ये संयुक्त अक्षर का रूप बन गया है। सम्मान, एक शब्द है सम्मान। तो देखो पहले जो मैं है इसके भी खड़ी पाई को हटाकर सम्मान एक शब्द बनाया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण इसके। इसके बाद अब देखिए घुंडी क्या है। घुंडी को पहले समझ लेते हैं। संयुक्त अक्षर में घुंडी शब्द का क्या मीनिंग है उसके बाद आप समझें, तब आप उसको समझ सकेंगे। तो घुंडी क्या चीज है? घुंडी आकृति को हटाना है। जो घुंडी है उसकी आकृति को हटाना है और हटाकर संयुक्त व्यंजन बनाना है। जैसे एक शब्द देखिए मुफ्त, एक शब्द है मुफ्त, ये पूरा शब्द मुफ्त, इसको पढ़ेंगे हम मुफ्त। ये मुफ्त, ये जो शब्द था ये घुंडी का, ये जो घुमाया है ये फा में जो घुमाया गया इसको घुंडी घुंडी। तो हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको घुंडी को हटाकर एक शब्द है क्या, ये जो कर इसकी जो घुंडी तो पूरा ऐसा होना चाहिए, तो इसको घुंडी है, इसको हटा देंगे तो ये बन गया क्या है। पौधों की क्यारी होती है, पौधों की जो लाइन है उसको क्यारी कहा जाता है। अच्छा दफ्तर, एक शब्द है दफ्तर, दफ्तर, ये की घुंडी को हटाया गया है तो एक नया शब्द बना है दफ्तर। तो इस प्रकार संयुक्त अक्षर में घुंडी को हटाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। में हलंत, इसका निशान ऐसा हलंत, हलंत लगाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। हलंत शब्द जैसे कि उदाहरण के रूप में देखिए मिट्टी, पहले ट के नीचे में दूसरे ट सॉरी पहले ट में हलंत नहीं लगा, परंतु दूसरे ट में यहां पर हलंत लगा है। इसका कारण होता है बताया जाता है यहाँ पर ये पर जो नया शब्द बनने जा रहे हैं हलंत में हलंत का प्रयोग जाएगा और उसमें एक शब्द बनाया जाएगा जिसका एक निश्चित अर्थ होगा। इस प्रकार देखिए विद्वान,
बाकी सब में द के नीचे हलंत लगाया गया है। जिन वर्णों में ना तो खड़ी पाई है ना ही घुंडी है तो में हल चिन्ह लगाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। इसी प्रकार धन्नाड एक शब्द है, चिन्ह एक शब्द है जिसका कुछ अक्षर तो चिन्ह बनाया। तो अक्षर तीन प्रकार से बनाया जाता है। हमने आपको बताया सबसे पहले पाई हटाकर, दूसरा में हमने आपको बताया घुंडी आकृति को हटाकर, और तीसरा में हमने आपको बताया हलंत को लगाकर संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। अब आपको हम हिंदी में र का प्रयोग बहुत प्रकार से होता है, 4 प्रकार से होता है, उसको बता धर्म कर्म पर्व देखिए र का प्रयोग हिंदी में र का प्रयोग 3-4 प्रकार से होता है। सबसे पहला है किसी भी व्यंजन के ऊपर में इस प्रकार जो लिखा जाता है वह र का उच्चारण कहलाता है धर्म। धर के बाद र का उच्चारण है धर्म। कर्म पर्व, तो ये जो ऊपर में र लिखा गया है ये रेफ र कहलाता है। इसको हिंदी साहित्य में रेफ र कहते हैं। यदि व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रेफ र बाद में लगता है। व्यंजन में कोई मात्रा हो तो रेफ र बाद में लगता है। र अपने बाद वाले स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर ही लगाया जाता है। रेफ र का प्रयोग कहाँ होता है, फिर से बता रहे हैं। रेफ र का प्रयोग अपने बाद वाले स्वर युक्त व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, और ये उसके उदाहरण। अब देखो दूसरा बता रहे हैं। शब्द के या व्यंजन के पाँव में जो इस प्रकार से रेखा खींची जाती है वो पाँव के नीचे है, शब्द के वर्ण के अक्षर के पाँव के नीचे है, इसलिए इसको पदेन्द्र कहा जाता है। और ये पदेन्द्र यदि र स्वर रहित से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित हो तो खाई पाई वाली व्यंजन में इस प्रकार यह रेखा जुड़ जाती है। जैसे क्रम, चक्र, ग्राम, और अंत में आखिरी में इसी प्रकार का एक और प्रयोग है जिसमें देखिए ड्रम, ड्रम, राष्ट्र, ये भी पदेन्द्र, क्योंकि ये भी वर्ण के पाँव के नीचे लगा है, इसलिए ये भी पदेन्द्र कहलाता है। और इसको लिखा कैसे जाता है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार ये लिखा है। इसमें इससे पहले वाला जो पदेन्द्र है इसको इस प्रकार लिखा जाएगा, परंतु इसके नीचे वाला जो अंतिम ट्रेन ड्रम राष्ट्र है ये भी पदेन्द्र है। ड्र का ही उच्चारण इसका है,
लेकिन इसका रूप अलग। तो इसका रूप इस प्रकार है, जैसे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ट्रेन, ड्रम, राष्ट्र जो बना है इसको इस प्रकार लिखा जाता है। यदि र से पहले वाला व्यंजन ट, ड स्वर रहित हो तो उसके नीचे इस प्रकार, जैसे ट्रेन में र लिखा है, आदि का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार र के हिंदी में अलग अलग स्थान में अलग अलग रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार आज हमने आपको इस पाठ का पहला, इस ग्रामर पुस्तक का पहला चैप्टर आपको बताया। अब हम आपको बता रहे हैं स्पेलिंग या मात्राएं। देखिए वर्तनी, अंग्रेजी में इसको स्पेलिंग। किसी भी भाषा में मात्राओं का, स्पेलिंग का बड़ा महत्व होता है। इससे शब्द का सही अर्थ हमें पता चलता है। यदि किसी भी शब्द में सही मात्राएं लगी हैं तो वो शब्द सार्थक हो जाएगा। परंतु किसी भी शब्द में उसकी मात्राएं यदि गलत हो लिख दी गई हैं तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे एक शब्द हम आपको बताएं, हमको लिखना है दिन और उसकी जगह मात्रा गलत करते हुए हमने लिख दिया दिन। लिखना ये है, यानी प्रातः काल, दिन का यहाँ पर मीनिंग है प्रातः काल, सुबह का समय। ये लिखने के लिए हमने कहा है, ये लिखने के लिए हमने कहा है, परंतु आपने इसको इस प्रकार लिखा है, यानी यहाँ पर आपने क्या किया है, मात्रा स्पेलिंग की गलती कर दी है। तो इस दिन का मतलब है प्रातः काल और इस दिन का मतलब हो जाएगा गरीब व्यक्ति। तो इस प्रकार यदि मात्राओं की गलतियां, त्रुटियां हो जाएं तो शब्द अशुद्ध हो जाते हैं और उसका अर्थ भी बदल जाता है, वो अर्थ निरर्थक भी हो जाता है। तो लिखते समय और पढ़ते समय दोनों समय हमें मात्राओं पर विशेष ध्यान देना है। मात्राओं शुद्ध पढ़ना है, शुद्ध लिखना है, तभी आप शुद्ध हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसका सही फल भी प्राप्त कर सकते हैं। सही शुद्ध लिखना जरूरी है और ये अभ्यास से होगा। बार बार आप किताब पढ़िए, किताब पढ़ते समय आप ध्यान दीजिए कि कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लिखी है। आप घर में लिखे पाठ को भी लेसन का पाठ जो है ना, पाठ का एक पैराग्राफ ध्यान देकर पढ़िए और उसके बाद उसको लिखिए। लिखते समय आप ध्यान दीजिए कि पुस्तक में जो विषय आप लिख रहे हैं उसमें कौन से शब्दों पर, वाक्यों पर कौन सी मात्राएं लगी हैं। उन मात्राओं का यदि आप ध्यान देकर लिखेंगे तो इस प्रकार के अभ्यास से धीरे धीरे आपका लेखन जो कार्य है वो शुद्ध होता जाएगा। तो अभ्यास, पढ़ने का भी अभ्यास करना है, पढ़ना जरूरी है, शुद्ध पढ़ना जरूरी है, लिखना भी जरूरी है। लिखते समय ध्यान देख के लिखना है, मात्रा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और सुंदर और साफ लिखना है। सुंदर और साफ जो लिखा जाता है उसमें अधिक अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए लिखते समय ध्यान देना है। कुछ शब्द हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसमें से आपको जानना है कि कौन सा शब्द सही है और कौन सा शब्द अशुद्ध है। पहले एक शब्द है, देखो, सामाजिक। बाजू में हमने लिखा है सामाजिक। पहला सामाजिक, दूसरा भी सामाजिक। परंतु देखिए इसमें जो पहला है वो शुद्ध है, पहला जो है वो शुद्ध है और दूसरा जो सामाजिक शब्द है वो गलत है।
क्योंकि वहां स में जो स में आ की मात्रा लिखनी चाहिए वो हमने नहीं लिखी है, इसलिए ये अशुद्ध शब्द है। तो ऐसे हिंदी पुस्तक में बहुत सारे शब्द दिए हैं जो आप पेज नंबर 7 में देख सकते हैं। और इन 7 नंबर पेज में बहुत सारे शब्दों का शुद्ध रूप अशुद्ध रूप दोनों दिया है। तो इसमें से आपको केवल शुद्ध रूप को ही पढ़ना है और लिखना है। रफ कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए, किताब से देख देख के लिखने का अभ्यास कीजिए। अभ्यास से आप अपनी हिंदी की जो लिखने की शक्ति है आपकी, उसको आप विकसित कर सकते हैं, आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में सार संक्षेप में हम पूरे लेसन को दोहराते हुए कुछ शब्दों में विषय को समाप्त करने जा रहे हैं। हमने आपको पहले बताया भाषा, जिसमें हमने आपको ये बताया कि भाव और विचारों को प्रकट करने का साधन है भाषा। भाषा के 2 रूप बताए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। उसके बाद वर्ण हमने आपको बताया, जिसके टुकड़े ना हो सके वो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। भाषा को लिखने का जो तरीका है, ढंग है, वो लिपि कहलाता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संसार की और भी बहुत सारी भाषाएं जो भिन्न भिन्न लिपि में लिखी जाती हैं। शब्दों के द्वारा वाक्यों की रचना होती है। तो शब्द, शुद्ध शब्द, किसी भी भाषा के लिए शुद्ध शब्द जरूरी है। प्रत्येक भाषा को में वर्ण की व्यवस्था होती है। जैसे अंग्रेजी में ABCD अल्फाबेट है, जिसमें व्यवस्थित रूप से, क्रम रूप से अक्षर लिखे गए हैं। इनकी संख्या 26 है। हिंदी में भी ऐसे वर्णमाला है और उसके भी अलग अलग स्वर और व्यंजन रूप हैं, जिसको आप किताब से पढ़कर समझ सकते हैं। तो आज बस इतना ही इस लेसन में लिखा हुआ है। आप घर में इस लेसन को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप फिर कभी पूछ सकते हैं। अभी जो पढ़ाया गया उसको दोहराइए, उसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।